मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का अपना न्यू टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न के बारे में, मतलब गणितीय प्रश्न कह लीजिए उसको या फिर न्यूमेरिकल्स कह लीजिए। तो आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये पीटी में काफी ज्यादा पूछता है। तो आज हम देखते हैं कि गति के समीकरण से संबंधित कैसे कैसे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। अपन को ज्यादा नहीं, गिने चुने कुछ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 5-6 बस हो गए, ज्यादा 5। ओके, इससे बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो भी हमको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमको सबसे पहले गति के समीकरण याद होने चाहिए और उनका क्या क्या मीनिंग होता है वो याद होना चाहिए। तो 2 मिनट पहले इसको देख लेते हैं, देन अपन क्वेश्चन आंसर फिर इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v = u + at। दूसरा s = ut + ½ at²। और तीसरा v² = u² + 2as। मीनिंग क्या क्या निकलता है इसका? u मतलब होता है प्रारंभिक वेग। यह हालांकि पहले ही मैंने वीडियो में जब इसको सिद्ध किया था गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तब इनका मीनिंग समझाया था वहां भी। और v = होता है अंतिम वेग। u और v दोनों वेग ही है, लेकिन फर्क है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। a = होता है त्वरण। ठीक है, s = होता है विस्थापन। t = होता है समय। विरामावस्था, जब ये वर्ड मिलेगा हमको तब u = 0। ठीक है, हमको मिलेगा मंदन मिलेगा। तो त्वरण ऋणात्मक होगा, अर्थात -a। ठीक है, तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। ये गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन, क्या चीज हमको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको इजी पड़ेगा। ठीक है, और क्या चीज? और ये चीज यदि अब 2 अलग केस बन जाए, यदि हम, ये तो कब है जब वस्तु जमीन में चल रही है आगे पीछे, उसके लिए है। लेकिन यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और वस्तु को नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो उस केस पे ये समीकरण थोड़े चेंज हो जाते हैं। क्या क्या चेंजेस आता है? तब दूरी नहीं होती है। दूरी तो अपन जब चल रहा है जमीन में तब के लिए होगा। ऊपर जाएंगे तो दूरी क्या लेंगे? हाइट लेंगे। तो विस्थापन के लिए हमने लिया हाइट, h ऊंचाई, मतलब h मतलब क्या? ऊंचाई। ओके, यहां लिख देते हैं h = ऊंचाई। ठीक है, और क्या चीज होगा? s = h होगा। और a होता है त्वरण। ठीक है, जो जमीन पे होता है। और जब ऊपर नीचे वेग में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो a की जगह होगा g। ठीक है, बस ये 2 चेंज हो गया, बाकी पूरा सेम वैसे ही रहेगा। तो इसमें 2 कंडीशन बनेगी। नीचे फेंकने पर, जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, नीचे फेंकने पर, और ये हो जाएगा ऊपर फेंकने पर। जब हम नीचे फेंकेंगे तब गति का प्रथम समीकरण कैसा बनेगा? v = u + gt। क्या चेंज हुआ? a की जगह g हो गया, बस खत्म। दूसरा s की जगह h हो जाएगा, h = ut + ½ at² हो जाएगा gt²। बस 2 चीज चेंज किया हमने। तीसरा समीकरण v² = u² + 2a, s की जगह h। सिंपल था ना, बस इनको चेंज करना है। ऊपर फेंकते समय क्या प्रॉब्लम आएगी पता है? ऊपर फेंकते समय जो त्वरण होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, सॉरी जी, वो माइनस होगा, मतलब a = -g हो जाएगा। ओ अच्छे से लिखते हैं, a = -g। ठीक है, ये तो सूत्र क्या बनेगा वो देख लेते हैं। इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका थर्ड। v = u
अब देखेंगे यहाँ पे प्लस जी टी था तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस जी टी, ये चेंज आ गया। दूसरे में बस हर जगह आपको बस माइनस लिखना हो गया, जहां जहां आपको, अच्छा यहाँ पे ए था, सॉरी इसको जी करना भूल गया, हाँ 2GH, ओके। तो जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां माइनस कर दो, बस हो गया, फॉर्मूला जम गया, इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। बस यही करना अपने को, इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। ये सूत्र पहले भी आप लोगों ने याद किया होगा, इतना मीनिंग पहले ही पढ़ा होगा, यहाँ दो चीजें पढ़ रहे हैं। अब यदि वस्तु को जमीन में न चलने की बात हो रही है, कार या बाइक की गति नहीं हो रही है, वस्तु को ऊपर फेंकने की, नीचे फेंकने की बात हो रही है, तब तो समीकरण में चेंजेस आता है। चेंजेस क्या? एस की जगह एच, ए की जगह जी, सूत्र वही। इसमें कंडीशन क्या है? नीचे फेंकते हैं कोई चेंजेस नहीं कर रहे अपन, ऊपर फेंकते हैं त्वरण की जगह माइनस जी लेते हैं, मतलब जहां जहां आपका प्लस का साइन दिख रहा है वहां वहां आप माइनस का साइन लगाओगे, इतना ही फर्क है। ओके, ये सब चीजें समझ में आ गई है अगर, तो अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि ये सब चीज समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आंसर इजी बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा कि एक पिंड 4 मीटर, पिंड मतलब कोई भी वस्तु ना, कोई पत्थर वस्तु कुछ भी, एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। मतलब हमने एक बॉल फेंका, बॉल मान लेते हैं पिंड को, ओके, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यदि उसका त्वरण हो तो, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। मतलब हमको वेग ज्ञात करना है, मतलब पहले भी जो वेग दिया हुआ है और बाद में भी वेग निकालने बोल रहा, मतलब पहले वाला वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग, बाद वाला वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग ज्ञात करना है कि इतने समय पश्चात उसका वेग क्या हो गया, मतलब अंतिम वेग ज्ञात करना है, तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। दूरी या विस्थापन एस से प्रदर्शित करते हैं तो वो, तो चलिए सबसे पहले आप दिया है लिखेंगे तो हमको मिल गया एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब u होता है, तो u इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड, ओके। फिर त्वरण दिया है a इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर दिया है समय t इक्वल टू 5 सेकंड, ओके। और वेग हमको ज्ञात करना है, ओके, और दूरी भी ज्ञात करना है, मतलब s भी ज्ञात करना है। चलिए ठीक है। गति के 3 समीकरण होते हैं, लिख लो उसको मैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो पहले हम किसको ज्ञात करें? पहले हम v ज्ञात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो हमको ऐसा सूत्र चाहिए जिसमें v ज्ञात करना है अपने को, बाकी ये 3 चीज की वैल्यू कहीं फिट कर सकते हैं अपन। तो u a t, गति का प्रथम समीकरण आप देखेंगे तो आप यहाँ u की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, तो आपको v मिल जाएगा। दूसरे में तो v है ही नहीं तो उसको यूज नहीं कर सकते v का मान ज्ञात करने के लिए। तीसरे में v है, यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? s की वैल्यू तो पता नहीं अपने को, तो भी अभी ये यूज नहीं हो पाएगा। यदि s की वैल्यू पता होती तो यूज कर सकते थे। तो पता चल गया, पहला वाला समीकरण को यूज करना है, ओके। ये पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू रखते हैं, u का मान 4, a का मान 2, t का मान 5, v इक्वल टू 4 प्लस 10, तो मतलब निकला v बराबर 14, ठीक है। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये मैंने बताया था विमी सूत्र वाले में कैसे निकालते हैं। तो पहले चीज हमारा आ गया आंसर, फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक है। देन हमको सेकंड वाला निकालना है अपने को, ओके। सेकंड वाला फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? s की वैल्यू फाइंड करनी है।
एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास केवल दो ही सूत्र है, एक ये, इसको हटा दीजिए, खत्म, वो सूत्र यूज ही नहीं होगा इसकी वैल्यू के लिए। अब ये सूत्र यूज करेंगे तो u की वैल्यू हाँ है, t की वैल्यू हाँ है, a की वैल्यू हाँ है, निकाल सकते हैं। ओके, इसमें निकालेंगे s की वैल्यू तो v की वैल्यू हाँ निकाल लिए, u भी हाँ है, a भी हाँ, मतलब दोनों यूज कर लोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी s की। और ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग वैल्यू मिलेगी, दोनों में एक ही वैल्यू मिलेगी। मैं एक करके बता रहा हूं, एक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं ये सेकंड वाला अप्लाई कर देता हूं इसमें, ठीक है। तो गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू अपने पास है। द्वि एक ही बनता, सॉरी, द्वि समीकरण से s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का मान 4, ओके, t का मान 5, ओके, 1/2, a का मान 2, t का मान फिर से 5, तो 5 का स्क्वायर, ये दो से ये दो कैंसिल, s इक्वल टू 4 पंचे 20 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 20 और 25 45, और दूरी तो मीटर में आ जाएगी, पूरा मीटर चला था लाइन से, तो ये आ गया हमारा s की वैल्यू भी। तो हम इस तरीके से, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में बस आपको s v निकालने देता तो अब यहां तक आंसर खत्म, हो सकता है केवल आपको s निकालने देता तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, यहां के बाद से सीधे ये करते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने जैसा पहले ही बताया था कि जो चीज आपको दी होंगी पहले आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो क्या क्या दिया है, तो दिया है हमारे पास विराम मैंने बताया था कि विराम या विरामावस्था, उसके लिए u बराबर क्या लेंगे, 0, मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो रुकी हुई थी, विरामावस्था में थी, ठीक है। विरामावस्था, विराम, स्थिर, स्थिर अवस्था, सबके लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, याद रखना है आपको। कोई पिंड 3 सेकंड में, टाइम कितना मिल गया अपने को, 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, मतलब इतना वेग प्राप्त कर ले रहा, मतलब वो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग भी इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण को a से दर्शाते हैं, a ज्ञात करना है, ओके, ठीक है। 3 सूत्र है अपने पास, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें s कहीं भी नहीं है, ना ही s निकालने को बोला है, तो ये सूत्र यूज करने का मतलब ही नहीं है दोनों, ठीक है। अपने पास केवल एक ही ऑप्शन है, हमको इस सूत्र का यूज करना है, तो लिखते हैं गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे पहचानते हैं हम समीकरण कौन से यूज करना है, ओके। v की वैल्यू 6, ठीक है, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू a ही रखो, और t की वैल्यू 3, 6 इज इक्वल टू 3a, 6/3 इज इक्वल टू a, 2, तो हमारा आंसर आ गया a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर आया 2, हमको पता है त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हमने वो उसमें लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर त्वरण ज्ञात हो गया, सिंपल सा। आपको सबसे पहले लिखना है क्या चीज दी हुई है, देन क्या सूत्र लगाना है वो हम देखते हैं, देन सूत्र जब मिल जाता है वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, बस आ गया आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कई सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात करते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करना एकदम सिंपल सा है। एक कार एक समान वेग से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ओके, गति से चल रही है, मतलब चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है।
त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कि कार रुकने में कितना समय लगा। दो चीजें ज्ञात करनी है, त्वरण भी ज्ञात करना है और समय भी ज्ञात करना है। पहले लिखते क्या चीज दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको यही करना है, तब बाद में पता चलता है कौन सा समीकरण यूज करेंगे। ठीक है, दिया है एक कार एक समान वेग से चल रही है, मतलब स्टार्टिंग वेग है इसका, तो u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर की रुक जाती है, मतलब दूरी कितना तय किया इसने, 10 मीटर। ठीक है, तो त्वरण की गणना की, अच्छा इसको हिंदी में लिख लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और क्या दिया है, और यहाँ कुछ नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक चीज दिया कि ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चल के रुक जाती है, मतलब ब्रेक लगाने पर वो 10 मीटर चल के रुक गई, उसका अंतिम वेग क्या होगा, v इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जा रही है, अंतिम वेग क्या मिला, 0। ठीक है, ये चीज, तीन चीजें हमको मिल गई। ज्ञात क्या करना अपने को, a बराबर ज्ञात करना है और समय भी ज्ञात करना है, तो ठीक है, t भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये चीजें हमको ज्ञात करनी, दो चीजें। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें हम ये तीन वैल्यू पुट कर सकते हैं, s u और v, मतलब s वाला लेना पड़ेगा, s वाला ये दो ठो है। ओके, पहला छोड़ो, पहले का अपने काम नहीं है, s वाला ये दो ठो है। अब इसमें केवल a है और इसमें a और t दोनों है। अब a और t दोनों तो एक ही बार में ज्ञात नहीं हो सकता, किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू साथ नहीं निकाल सकते। तो अपन ये वाले समीकरण यूज करेंगे जिसमें हमको t नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले a निकाल लेंगे, हमारे पास s की वैल्यू है, u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, a निकल जाएगा। इस a की वैल्यू को आप चाहे यहां रख के निकालना बाद में, चाहे फिर यहां रख के निकाल लेना। तो पहले क्या निकालेंगे, a की वैल्यू। समझ में आया हमको वही वाला समीकरण क्यों यूज करना है। ठीक है, समीकरण गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या चीज छोटा था, ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे लिया है, आप अगर ध्यान देंगे, अब दूरी ले रहे हो मीटर में, और जो भी समय में निकालते हैं सेकंड में निकालते हैं। तो आप एक काम करोगे कि जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। इससे पहले जो दो क्वेश्चन दिए उसमें जो वेग, आप अगर ध्यान से देखोगे, नहीं तो वीडियो पीछे जाकर देखना, कि आपको दिखेगा कि वेग जो दिया था मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ था, किलोमीटर प्रति घंटे में अभी तक नहीं था। तो यदि क्वेश्चन आपको मिलता है ऐसा, तो आप सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। चेंज करना एकदम सिंपल है, क्या चीज याद रखनी है, लिखना है 36 किलोमीटर को मीटर बदलेंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 गुणा कर दिए। चूंकि प्रति लगा के घंटा होता है ना, मतलब बटे में घंटा, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड, मतलब कुल मिला के 60 इंटू 60। अब उसको 3600 कह सकते हो, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने 3600 को भाग दिया, गुणा इसलिए क्योंकि ऊपर ही होता है, भाग इसलिए दिया क्योंकि बटे में आता है। आप सॉल्व करो इसको, आपके पास आ गया 10 और फिर मीटर और फिर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई यू की वैल्यू। बात समझ आ गई कि कब चेंज करना कब चेंज नहीं करना। मीटर प्रति सेकंड में पहले से दिया रहता, चेंज नहीं करते। किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में लेके आ गए, फिर चेंज किए। ठीक है, तो u का मान रखेंगे 10, 36 नहीं रखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2, a ज्ञात करना है, s की वैल्यू भी 10 ही है अपने पास। ठीक है, ये 0, 10 का स्क्वायर 100, 10 दूनी 20, 20a, 100 को इधर ले आते हैं, -100 इक्वल टू 20a। ठीक है, -100 इक्वल टू 20a, तो -100 बटे 20 इक्वल टू a।
दो पंचे ए की वैल्यू आ गई -5 और मात्रक पता त्वरण क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू -5 आ रही है जबकि त्वरण हमको इस प्रकार से माइनस नहीं दिखता है, लेकिन माइनस क्यों आया पता है? क्योंकि हमने जब गाड़ी चलाई, अब देखते होगे जब आप बाइक चलाते होगे या 4 व्हीलर चलाते होगे तो साइकिल में भी ऐसे में देखने मिलता होगा कि हम अचानक हम कभी ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक मारते ही साइकिल या बाइक या कार थोड़ी सी आगे स्किड हो जाती है, मतलब हमने ब्रेक लगाया फिर भी वो थोड़ा सा आगे स्किड हो जाता है, फिसल जाता है उसमें, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, उतनी भी दूरी तय कर ली, जैसे इसमें लिखा ना ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चल के रुक जाती है, मतलब ब्रेक लगाया कुछ दूरी चला फिर रुक गया। तो ब्रेक लगाने के बाद यदि कोई वस्तु गति करती है और उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, वेग तो घटता है उसका, वेग में परिवर्तन तो होता है, त्वरण उत्पन्न हो गई। यदि उसमें वेग में परिवर्तन होता है तो वो यदि उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो वह त्वरण कैसा होगा, मंदक त्वरण होगा, मंदन, ठीक है। कैसा होगा, मंदन होगा, त्वरण में उसके मंदन होगा। और मैंने इससे पहले समझा दिया था कि यदि मंदन होता है तो ए की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी, त्वरण ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो वैल्यू सही है ऋणात्मक में आई, तो नहीं तो मोस्टली अगर ब्रेक लगाने वाला काम नहीं होता तो ए की वैल्यू हमको ऋणात्मक नहीं मिलती, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक भी रहेगा -5, चलो ठीक है, एक ज्ञात हो गया। दूसरा ज्ञात करना है पी की वैल्यू। अब अपने पास v भी है, u भी है, a भी है, पहले वाले में यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब पहला वाला यूज कर लेते हैं, अपन चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा हल करना पड़ेगा, ये सिंपल दिख रहा है, इसको यूज कर लेते हैं। अब गति के प्रथम समीकरण से v का मान 0, सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v का मान 0, u का मान 10, a का मान -5, t का मान निकालना है 0 -10 को इधर ले आते हैं, -10 बराबर माइनस प्लस -5 t, -10 बटे -5 इक्वल टू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी, मतलब आ गया t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि पूरा सेकंड कर लिया कन्वर्ट ना, तो जो भी आएगा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये था एक अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है ये, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने इसको समझा दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे, 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन के और देखते हैं। अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, अभी तक हमने देखा कि सीधी रेखा कोई कार चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, कोई किसी पिंड को फेंकते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यही केस यदि अपन किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, तो उसमें त्वरण क्या होगा वो। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा, उसमें कितनी ऊंचाई तय की गई होगी, तो ये चीज हम समझेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, कि एक पिंड एक ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने में 4 सेकंड समय लेता है। मतलब एक ऊंची मीनार है, इस मीनार पे कोई पिंड रखा हुआ है, वो पिंड यहां से यहां जमीन तक आने में जो समय लेता है वो t बराबर 4 सेकंड का है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है वो h हमको क्या करना है, वो ज्ञात करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या क्या है, दिया है, देखिए यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित होती है तो इस समय इसका जो प्रारंभिक वेग होता है, क्योंकि वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, लिखा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन वस्तु यहाँ पे कैसी होती है, स्थिर होती है, तो इस समय इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, ठीक। समय दिया हुआ है 4 सेकंड, ओके 4 सेकंड। h हमको ज्ञात करना है, और क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि g बराबर, अब यहाँ पे त्वरण a की बात नहीं होगी, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि त्वरण की बात तब होती है, a की बात तब होती है जब वो जमीन पे चलता है, जमीन में आगे पीछे होता है। ऊंचाई पे जब वस्तु ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती है तो त्वरण ना होके वहां पे गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे हम g से प्रदर्शित करते हैं। फिर मैंने उसके लिए आप लोग को सूत्र भी अलग से लिखवाया कि गति के समीकरण से कैसे वो सूत्र बनते हैं। जो g होता है गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन
कई जगह सॉल्व करने में वो स्टार्टिंग में आपको 10 से सिखाता है क्योंकि आपको इजी पड़े सॉल्व करना। बाद में फिर जब आप आगे पढ़ते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में, फिर वो आपको 9.8 देता है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू 9.81 होती है ना, 9.81। तो जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आपको। अब सूत्र क्या लगेगा? अब गति के 3 समीकरण है, वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है, वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो उसके लिए समीकरण में सूत्र क्या बताया था कि v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक ही जगह जी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये बताया था। ऊपर से नीचे के लिए, नीचे से ऊपर होता तो जी यहाँ माइनस 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 लग जाता। ठीक है, बस यही चीज था। तो आपको कौन सा सूत्र यूज करना है? क्या क्या वैल्यू दी हुई है? u दिया हुआ है, ओके, हाँ u तीनों में, कोई बात नहीं। h निकालना है ना, h तो केवल ये 2 ठो में ही है, इसको काट दो, मतलब नहीं है, h केवल ये 2 में ही है। अपने को v की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो ये वाला सूत्र भी अपने काम नहीं आएगा, ये सूत्र काम आ जाएगा। तो गति के है वो गति का ही समीकरण ना, गति के द्वितीय समीकरण से, तो सूत्र क्या बन जाएगा? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h हमको ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, t से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2। g की वैल्यू 10 दी हुई है, t दिया है 4, t की वैल्यू यहाँ भी रख सकते थे अपन, रख देते हो गया, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। और 4 का स्क्वायर, समय t का मान 4 था, 4 का स्क्वायर, 2 पंचे, ये तो 0 हो गया, खत्म। बस ये 5 गुणित 4 का स्क्वायर 16, 16 पंचे 80, h बराबर 80 मीटर। ठीक है, जो कि सेकंड आ रहा था अपने पास मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर आएगा इसका हाइट कितनी है? 80 मीटर, यहां से यहां तक की हाइट, जहां जिस मीनार से वस्तु को नीचे गिराया जा रहा है। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन हाइट वाले। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है। ठीक है, मतलब यहाँ वो किस स्थिति में? विरामावस्था में। तो हमको पता है कि विरामावस्था मतलब u इक्वल टू 0, यहां से वो गिरती है तो उसे 19.6 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहां से गिरती है, तो मतलब डिस्टेंस कितना बता रहा है यहां से यहाँ गिरने का? वो बता रहा है 19.6, मतलब वो हाइट हो गई मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस वो तय करती है ऊपर से। तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब यहां से यहां तक समय कितना लगा, हमको वही ज्ञात करना है, समय ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसा है? अब अपने चीज को लिखते हैं, क्या क्या चीज दिया है अपने पास। दिया है u इक्वल टू 0, h इक्वल टू 19.6 मीटर और t इक्वल टू ज्ञात करना है। इसको मिटा देते हैं, चित्र का काम नहीं है, मेन सॉल्व करते हैं अपन। चित्र आपको समझाने के लिए था। और कुछ चीज दिया क्या? हाँ, वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब उस पर गुरुत्वाकर्षण जी काम करेगा। पहले वाले क्वेश्चन में जी दिया हुआ था, जी बराबर 10, लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, तो आप जी की वैल्यू वो वाली यूज करोगे जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू होती है, आप 10 यूज नहीं करोगे यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। हम यूज करेंगे जी की वैल्यू 9.8, ये एक्चुअल वैल्यू है जो 10 के बराबर होती है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, 3 समीकरण में से कौन सा समीकरण यूज करें? पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फिर है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो u h t g, u h g किस में है? तो u भी है, h भी है, g भी है, इसमें h नहीं है, अच्छा इसमें h है सॉरी, लेकिन t नहीं है, तो ये वाला हम यूज कर सकते हैं, बाकी फर्स्ट और थर्ड को रहने देते हैं। ठीक है, तो यूज करेंगे, लिखेंगे गति के
द्वितीय समीकरण से h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू हो गई 19.6, u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, अच्छा t तो गणित करना अपने को, ठीक है, प्लस हाफ g की वैल्यू है 9.8 और t स्क्वायर हमको याद करना है, ठीक है। तो 19.6 इक्वल टू हमारे पास बचेगा, 2 से इसको भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये 0t तो गायब हो गया अपने पास से, तो यहाँ पे जो 4.9 इसको बटे में लाएंगे, 9.6 बाई 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, बाद में ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आगे बचेगा 196 बाई 49 इक्वल टू टी स्क्वायर। 49 7 से भाग हो जाता है ना, क्या ऊपर 7 से भाग होगा, 7 दूनी 14, बचेगा 5, 7 56 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 56 और ये 7, अच्छा 28 7 से भाग हो जाएगा, 7 चौको, तो 4 बराबर टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर बराबर 4, ये कह सकते हैं कि टी बराबर 2, 4 का रूट लग जाएगा तो 2 आ जाएगा, है ना, लिखते हैं ऐसे, रूट 4 कर देंगे टी की वैल्यू तो 2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो आ गया टी बराबर 2 सेकेंड, मतलब कि जो वस्तु थी उसको किसी मीनार से यहाँ नीचे आने तक में यदि वो 19.6 मीटर का डिस्टेंस तय करता है तो उसको कितना समय लगेगा, मात्र 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिए गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो किसी रेखा में गति कर रहे हैं या ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित और भी वीडियो आगे बनेंगे, यदि कुछ डाउट आपको मिलता है, यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे या फिर वीडियो बना के जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसका उसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।